राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की एक और न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव फंक्शन। आज हम देखेंगे कि जो हमारा वेव फंक्शन है उसका क्वांटम मैकेनिक्स में क्या रोल होता है। तो देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास भाई क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हम पोजीशन का पता कर लेते हैं कि हमारे पास ही कोई भी पार्टिकल है, उसकी पोजीशन ये है, तो हम उस पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। सेम रोल वेव फंक्शन का क्वांटम मैकेनिक्स में होता है भाई। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन को पता कर लेते हैं तो उस सिस्टम की हम सारी प्रॉपर्टी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो भाई, in classical mechanics, if we know the position of particle at time t, then we can find out all information about the particle like velocity, acceleration, momentum, power, force, kinetic energy, etc. ठीक है। Similarly, in quantum mechanics, if we know the wave function of particle, the we can find all information about the particle. So wave function a quantum state which tell all information about the system। ये कह रहा है कि अगर हम वेव फंक्शन का पता कर ले तो वो वेव फंक्शन क्या करेगा, उस सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करा देगा भाई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई साई एक्स टी। ठीक है, सबसे मेन क्या भाई, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, साई एक्स टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये हम श्रोडिंजर इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन, मतलब आगे तक अब जैसे हम एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में एंट्री करेंगे, हर जगह पे क्या यूज होगा, वेव फंक्शन यूज होगा, और जो अब तक हम यूज भी करते आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास वेव फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि फिजिकल मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है। देखो भाई, वैसे तो इसका वेव फंक्शन का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। वेव फंक्शन डज नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग, हाउएवर इट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, एम्पलीट्यूड। ठीक है, मतलब इसका वैसे तो कोई रोल नहीं होता अभी, फिजिकल मीनिंग कोई नहीं होता। बट अगर हम इसका मोड का स्क्वायर कर देते हैं तो उसका फिजिकल मीनिंग होता है भाई। रिमेंबर, साई एक्स टी का कोई फिजिकल नहीं मीनिंग नहीं होता, बट अगर हम उसका मोड का स्क्वायर कर देते हैं तो उसका फिजिकल मीनिंग होता है। उसका क्या मीनिंग होता है, जो साई एक्स टी का स्क्वायर होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा पार्टिकल है उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। मतलब किसी भी पोजीशन पर पाए जाने की पार्टिकल के पाए जाने की पोजीशन की प्रोबेबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो हमारा साई एक्स टी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रेंज एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है भाई, जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हम बता देते हैं कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, उसकी पोजीशन ये है, तो उसकी वो फिक्स पोजीशन होती है भाई। मतलब वहां पर जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन में वो जीरो होती है, डेल्टा एक्स क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये नहीं होता। अगर क्वांटम मैकेनिक्स में हम डायरेक्ट ये नहीं बता सकते भाई कि जो हमारे पास पार्टिकल वो इसी पोजीशन पे मिलेगा, ठीक है, ये नहीं बता सकते। बट हम रेंज बता सकते हैं कि रेंज लाइक एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए के बीच में पार्टिकल कहीं पर भी मिल सकता है। अगर हम वहां पर हम क्या करते हैं, जैसे हमने बिल्कुल पार्टिकल फिक्स बता दिया कि भाई ये इस पोजीशन पे होगा, तो वहां पर हम मोमेंटम को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी पढ़ते हैं हम कि अगर हमने पोजीशन बिल्कुल फिक्स बता दी, मतलब अनसर्टेनिटी जीरो है वहां पे, तो वहां पर जो मोमेंटम है वो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बताता है कि एक टाइम पर हम पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हमारे पास मोमेंटम ये है, पोजीशन ये है। अगर हम पोजीशन बिल्कुल फिक्स बताते हैं तो उस टाइम हम मोमेंटम को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम मोमेंटम को डिफाइन कर देते हैं तो उस टाइम हम पोजीशन को डिफाइन नहीं कर सकते। ये हमारा किस में होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में होता है। बट क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पोजीशन भी बता सकते हैं और मोमेंटम भी बता सकते हैं एट ए सिंगल टाइम, बट क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं होता ये। तो हमारे पास यही है भाई कि इसलिए हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं कि हमारे पास x बराबर 0 से x बराबर a के बीच में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब किस पोजीशन पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो हमारे पास कौन बताता है, साई एक्स टी स्क्वायर बताता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रेंज किसमें बताएगा, रेंज बताएगी एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स। एक्स से एक्स प्लस डी एक्स में पाए जाने की पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डीपी होगी। मतलब क्या होगा, डीपी बराबर है मोड ऑफ साई एक्स टी का स्क्वायर डी एक्स।
इसका कंपेयर हम किससे करते हैं? देखो हम पढ़ते हैं भाई डी क्यू बराबर लैम्डा डी एक्स पढ़ते हैं। लैम्डा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी होता है, और डी क्यू क्या होता है? चार्ज होता है। सिमिलरली डीपी हमारे पास देखो, डीपी बराबर क्या है? मोड ऑफ साई एक्स टी का स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर हमारे पास मोड ऑफ साई एक्स टी का स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। कंपेयर करो, ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी है तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। डी क्यू यहाँ पे चार्ज है तो डीपी यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हमारे पास वे हर मोड ऑफ साई एक्स टी का स्क्वायर क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गया, और डीपी क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी इन स्मॉल रेंज डीएक्स। मतलब हमारे पास पार्टिकल के इस स्मॉल रेंज में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, अब आगे देखो, फॉर लार्ज रेंज, वो तो हमारे पास क्या थी भाई? स्मॉल रेंज थी। अब लार्ज रेंज लाइक माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगी? पी बराबर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मोड ऑफ साई एक्स टी का स्क्वायर डी एक्स इन वन डायमेंशन। अब ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई, अगर मैं कहीं पर भी आगे क्वांटम मैकेनिक्स जितनी भी हम पढ़ेंगे, अगर मैं कहीं पर भी ये कहता हूं कि हमारे पास पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है, इस रेंज में, मतलब एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर ए, यहां पर हम क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट की जगह पे 0 लिख देंगे, माइनस इनफाइनाइट की जगह पे यहाँ पे 0, और प्लस इनफाइनाइट की जगह पे ए लिख देंगे। या मैं कहता हूं कि माइनस ए से प्लस ए के बीच में निकालो, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगेगा भाई। ठीक है, वन डायमेंशन के लिए ये क्या होगा? हमारे पास लिमिट हम हमारे पास जो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम पुट कर लेंगे, और हमारे पास ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, इन वन डायमेंशन। सिमिलरली इन टू डायमेंशन में क्या हो जाएगा? मोड ऑफ साई का स्क्वायर डी ए हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन वॉल्यूम एलिमेंट, मतलब हमारे पास क्या भाई? अगर स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी टो और डीवी, हमारे पास कई जगह पे डी टो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और कई जगह पे डीवी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉल वॉल्यूम में हमारे पास पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डीपी बराबर हो जाएगा मोड ऑफ साई आर टी का स्क्वायर डीवी। अब रिमेंबर भाई, यहां पर हमने एक्स रिप्रेजेंट किया था। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सिंगल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर आर से रिप्रेजेंट किया। आर क्या है? 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई और जेड को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मोड ऑफ साई आर टी का स्क्वायर डी वी हो जाएगा। और हमारे पास पूरा 3 डायमेंशन, मतलब होल वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ V क्या हमारे पास? होल वॉल्यूम है, साई आर टी का स्क्वायर डी वी हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो गई इन 3 डायमेंशन इन होल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो गया। आगे हम कोई भी क्वेश्चन आता है और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। ओके, फिर हमारे पास अभी कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा वेव फंक्शन का? तो हमारे पास देखो भाई, डीपी क्या पढ़ते हैं हम? डीपी बराबर होता है मोड ऑफ साई एक्स टी का स्क्वायर डीएक्स पढ़ते हैं। अब डीपी तो हमारी क्या होती है भाई? डायमेंशन लेस होती है, बट हमारे पास देखो राइट हैंड साइड में जो हमारा डीएक्स है ये तो हमारे पास लेंथ की फॉर्म में है, इसकी यूनिट तो मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास देखो डीपी तो डायमेंशन लेस हो गया, बट डीएक्स की यूनिट तो है लेंथ, तो ये तो हो नहीं सकता भी कि एक तरफ हमारा डायमेंशन लेस हो और एक तरफ हमारे पास क्या है? डायमेंशन हो। ये तो रॉन्ग हो जाएगा, या तो दोनों तरफ डायमेंशन लेस होना चाहिए या फिर दोनों तरफ डायमेंशन होना चाहिए। तो देखो, तो डायमेंशन ऑफ मोड ऑफ साई एक्स टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/L हो जाएगा। हमने dx को क्या किया? राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो 1/dx हो गया। तो dx क्या हो गया? लेंथ, तो 1/L हो गया। ठीक है, तो हमारे पास हमें किसका निकालना है? वेव फंक्शन का निकालना है। तो डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? 1/√L हो गया इन 1 डायमेंशन के लिए। सिमिलरली इन 3D डायमेंशन के लिए डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन कितना हो जाएगा? 3 डायमेंशन में 1/L⁻3/2। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो कितना हो जाएगा? 1/L⁻3/2। तो ये रिमेंबर रहना चाहिए भाई, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि हमारे पास जो वेव फंक्शन उसका डायमेंशन क्या होता है? 1/√L होता है इन 1 डायमेंशन के लिए, और 1/L⁻3/2 होता है इन 3 डायमेंशन के लिए। ओके, आगे देखो, फिर हम पढ़ते हैं भाई नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, वैसे हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर फिर देखो भाई, जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है भाई, वो हमारे पास क्या बताती है? रिमेंबर, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये बताती है कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल है वो इस रेंज में मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक रूम में हम मान लेते हैं कि कोई भी पक्षी है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इस रूम में पक्षी के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 है। ठीक है, इस रूम में पक्षी के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। मतलब नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं कि यहां पर पार्टिकल मिलेगा ही मिलेगा, इस रेंज में पार्टिकल मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो,
माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मोड ऑफ साई एक्स टी का स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या हो गया 1 हो गया। 1 क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 ही हो सकती है, या तो मिनिमम 0 होगी मैक्सिमम 1 होगी, ठीक है, 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी लाई करता है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि पार्टिकल मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे पास मिलेगा ही मिलेगा का मतलब क्या है कि वहां पर 100% श्योर हाँ कि पार्टिकल मिलेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। तो ये क्या होती है भाई, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है ऐसे, ठीक है। ये 1 डायमेंशन के लिए, ये 3 डायमेंशन के लिए। 3 डायमेंशन के लिए क्या लिख देंगे हम, आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑल स्पेस हो गया, मतलब होल वॉल्यूम हो गया। तो ये 3 डायमेंशन के लिए है। अब फिजिकल मीनिंग क्या है भाई नॉर्मलाइजेशन का, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ऑल स्पेस शुड बी यूनिटी, मतलब हमारे पास पार्टिकल स्पेस में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, यूनिटी होगी। फिर देखो भाई ऑर्थोगोनल कंडीशन। अब यहां पर हमने देखो भाई एक सिंगल फंक्शन लिया था साई, ठीक है, मतलब एक सिंगल रूम लिया था। ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या कहती है, देखो ऑर्थोगोनल कंडीशन कहता है भाई मान लेते हैं हमारे पास 2 कमरे हैं, ठीक है, एक कमरा है साई आई और एक कमरा क्या है साई जे है, ठीक है। हमारे पास एक पक्षी है, ठीक है, जो एक रूम में है। अब हमारे पास या तो देखो एक पक्षी है भाई, या तो साई आई रूम में हो सकता है या साई जे रूम में हो सकता है। ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि एक ही टाइम पर वो पक्षी दोनों रूम में हो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। कि जैसे हमारे पास श्रोडिंजर ने भी ये बताया था कि हमारे पास कोई बॉक्स है भाई, बॉक्स में क्या है, एक कैट है, ठीक है, बॉक्स में क्या है, एक कैट है। अब देखो या तो वो कैट जिंदा हो सकती है या कैट वो मरी हुई हो सकती है, ठीक है। दोनों कंडीशन एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है, या तो वो जिंदा मिलेगी या वो मरी हुई मिलेगी, ठीक है। तो यही हमें ऑर्थोगोनल कंडीशन बताता है भी कि हमारे पास एक टाइम पर पार्टिकल सिर्फ एक स्टेट में मिल सकता है, ठीक है, एक ही टाइम पर पार्टिकल दोनों स्टेट में कभी भी नहीं मिल सकता। तो ये कंडीशन किससे रिप्रेजेंट होती है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार आई साई जे डी एक्स बराबर है 0, फिर आई बराबर नहीं है जे के, मतलब दोनों क्या है, अलग अलग स्टेट है, ठीक है। तो इसका फिजिकल मीनिंग देखो, इट मीन्स देर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन बोथ स्टेट साइमल्टेनियसली, मतलब एक टाइम पर पार्टिकल सिर्फ एक स्टेट में मिलेगा, दोनों स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल भी दे रखा भी कि बॉक्स में या तो कैट डेड मिलेगी या लाइव मिलेगी, ठीक है, एक टाइम पर दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती है। फिर आता भाई, अब देखो हमारे पास हम ये और पढ़ते हैं, अब वेव फंक्शन तो हमारे पास लाखों हो सकते हैं भाई, ठीक है, लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कुछ ही वेव फंक्शन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ये नहीं है कि भी हमारे पास अगर लाखों वेव फंक्शन है तो सारे के सारे वेव फंक्शन हम क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल हो सकते हैं। जो हमारे पास वेव फंक्शन होते हैं अगर वो कुछ कंडीशंस को फॉलो करेंगे वही वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अगर वो वेव फंक्शन हमारे पास गिवन कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्वांटम मैकेनिक्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो कंडीशन कौन कौन सी है, देखो इनको हम बाउंड्री कंडीशन भी कहते हैं भाई, ठीक है। ये बाउंड्री कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। आगे एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे सारी की सारी बाउंड्री कंडीशन यूज होती जाएंगी भाई, ठीक है। मेनली तो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन में बहुत सारी यूज होंगी भाई ये बाउंड्री कंडीशन। तो अब देखो पहली जो है भाई वो है वेव फंक्शन शुड बी सिंगल्ड वैल्यू नॉट मल्टीपल वैल्यू। यहां पर क्या कह रहा है कि वेव फंक्शन सिंगल्ड वैल्यू होना चाहिए भाई, मल्टीपल वैल्यू नहीं हो सकता। पहली बात तो ये होनी चाहिए भाई, मतलब एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू मिलेगी, एक पॉइंट पर एक से ज्यादा वैल्यू नहीं मिल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो भाई हमारे पास क्या है, मैंने 2 डायग्राम बना रखे, एक डायग्राम ये है हमारा और एक डायग्राम ये है। इस डायग्राम के लिए मैंने बात लिख रखी है कि 2 पॉइंट्स पर एक सिंगल वैल्यू हो सकती है, मतलब x की 2 वैल्यू है, देखो एक वैल्यू +1 है और एक वैल्यू क्या है -1 है। तो x की 2 वैल्यू पर जो साई एक्स है वो समान हो सकता है। देखो यहां पर भी साई एक्स की वही वैल्यू है जो x बराबर -1 के ऊपर है, ठीक है। बट एक पॉइंट पर एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर x बराबर 1 है तो x बराबर 1 के ऊपर साई एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, x बराबर 1 के ऊपर साई एक्स की सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। जबकि इस ग्राफ में देखो x बराबर 1 के ऊपर साई एक्स, ये हमारा जो मैंने एस टाइप से बना रखा है ये क्या वेव फंक्शन है। तो देखो 1 2 3 x बराबर 1 के ऊपर साई एक्स की 3 वैल्यू है भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, मल्टीपल वैल्यू हो गई, ये हमारा वेव फंक्शन ये अलो नहीं होगा, क्वांटम मैकेनिक्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जबकि यहां पर
एक्स की एक वैल्यू के ऊपर साई की सिर्फ एक वैल्यू है, ठीक है। यहां पर भी देखो x बराबर -1 के ऊपर साई की सिर्फ एक वैल्यू, यहां पर x बराबर 0.5 होगा तो एक ही वैल्यू है, x बराबर 0 के ऊपर 0 है, तो x की एक वैल्यू के ऊपर साई x की सिर्फ एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, तो ही हमारा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा। अगर x की एक वैल्यू के ऊपर साई x की एक से ज्यादा वैल्यू हमें मिलती है तो वो वेव फंक्शन नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। आई होप ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी भाई। अब देखो सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है कि वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट, मतलब हमारा जो वेव फंक्शन है वो फाइनाइट होना चाहिए भाई, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है वेव फंक्शन शुड बी जीरो एट प्लस माइनस इनफाइनाइट, मतलब प्लस माइनस इनफाइनाइट के ऊपर वेव फंक्शन है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। मान ली हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, x बराबर है प्लस माइनस इनफाइनाइट है, तो वेव फंक्शन निकालो। अगर x बराबर प्लस माइनस इनफाइनाइट पे वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा, तो ही वो एक्सेप्टेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है भाई वेव फंक्शन साई एंड इट्स डेरिवेटिव डेल साई बाई डेल एक्स शुड बी कॉन्टिन्यूअस, मतलब साई और डेल साई बाई डेल एक्स कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर वो क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, तो वो वेव फंक्शन क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, ये भी आगे मैंने बता रखा है। तो देखो अब भाई हमारे पास हम कोई भी फंक्शन चेक करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साई कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस। अगर हमारा साई डिसकॉन्टिन्यूअस है तो हम उसको वही रोक देंगे और कहेंगे कि वेव फंक्शन नॉट एक्सेप्टेबल। अगर हमारा साई क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ही हम क्या निकालेंगे, डेल साई बाई डेल एक्स निकालेंगे। अगर डेल साई बाई डेल एक्स भी हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस मिलता है तो हम कहेंगे फंक्शन नॉट एक्सेप्टेबल। बट अगर डेल साई बाई डेल एक्स भी कॉन्टिन्यूअस मिल जाता है तो हम क्या निकालते हैं, डेल स्क्वायर साई बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये ऐसे निकालेंगे, पहले देखेंगे साई कॉन्टिन्यूअस होगा, फिर देखेंगे डेल साई बाई डेल एक्स कॉन्टिन्यूअस होगा, ओके। फिर अभी हमारे पास वेव फंक्शन शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल, ठीक है। मतलब हमारे पास क्या है कि जो वेव फंक्शन है वो स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, मतलब जब हम उसका क्या करते हैं, वेव फंक्शन के मोड का स्क्वायर करते हैं तो हमें वो फाइनाइट मिलना चाहिए भाई, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छी कंडीशन है कि अगर ये हमें फाइनाइट नहीं मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है, तो हम कहेंगे वेव फंक्शन नॉट एक्सेप्टेबल। अब भाई हमारे पास कई ऐसे हो जाते हैं कि हम इंटीग्रेशन कर नहीं पाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर हम एक इजी ट्रिक अपनाते हैं। हमें क्या, देखो हमें कोई भी वेव फंक्शन दे रखा हो भाई, ठीक है, उस वेव फंक्शन को हम क्या करते हैं, ग्राफिकली ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। तो अगर हमारे पास वो कर्व बाउंडेड टाइप की होगी, ठीक है, अगर कर्व क्या होगी, बाउंडेड टाइप की होगी, तो हमारे पास देखो एरिया अंडर द कर्व क्या है, फाइनाइट है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर इंटीग्रेबल फाइनाइट हो गया। बट अगर वो कर्व हमारे पास क्या होगी, ओपन टाइप की होगी, लाइक देखो ऐसे ऐसे मूव करती जा रही है, तो हमारे पास ये नहीं पता कि कहाँ तक जाएगी, ठीक है, हमारे पास क्या इनफाइनाइट एरिया हो जाएगा, तो हम वहां पर क्या कहेंगे कि हमारे पास ये वेव फंक्शन अलो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो स्क्वायर इंटीग्रेबल है वो क्या है, इनफाइनाइट है, ओके। अब देखो भी हम कैसे पता करेंगे कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस है। इफ कर्व ऑफ ए फंक्शन इज रेगुलर, ठीक है, क्या है, कर्व ऑफ ए फंक्शन यदि रेगुलर है, कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है भाई, ठीक है। इफ ये एक कॉन्टिन्यूअस का पता चल गया, मान ली रेगुलर का मतलब क्या भाई, ऐसे मूव करती है, लगातार मूव करेगी, अगर कहीं पर भी ब्रेक आ गया तो हम क्या कहेंगे, डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई भाई, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। तो पहली बात जो कर्व हो वो रेगुलर होनी चाहिए। दूसरा क्या भाई कि हमारे पास अब डेरिवेटिव कैसे पता करेंगे कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस, ग्राफ को देख के। इफ देर इज नो शार्प इन कर्व, मतलब कोई पीक नहीं होनी चाहिए भी कर्व में, देन इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। देखो भी अगर कोई पीक नहीं होगी ना कर्व में तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूअस है। बट अगर हमारे पास उसमें कोई भी पीक मिल जाती है हमें, ठीक है, किसी भी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर पीक मिल जाती है, तो हम क्या कहेंगे कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखो एफ एक्स बराबर है मोड ऑफ एक्स है हमारे पास, ठीक है, इसका जो ग्राफ होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो देखो एक्स बराबर 0 पे हमें क्या मिल रही है, पीक मिल रही है, तो ये हमारे पास जो इसका फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो हमारा क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो शार्प पीक एट एक्स बराबर 0, इट्स डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड एट एक्स बराबर है 0 के ऊपर, ठीक है। तो डेरिवेटिव क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। तो एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स है वो क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल फंक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास देखो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, साइन कोसाइन आर कॉन्टिन्यूअस होते हैं एंड इट्स डेरिवेटिव आर आल्सो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। बट
टेन थीटा कोट थीटा आर नॉट कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं होते भाई? कि हमारे पास देखो एट थीटा बराबर 90 के ऊपर जो 1090 होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। सिमिलरली कोट जीरो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है? कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे भाई, क्योंकि ये क्या है? इनफाइनाइट पे चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास हम इसको कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, फाइनाइट नहीं है। बट हमारे पास एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रिक फंक्शन, ये सारे क्या होते हैं भाई? कॉन्टिन्यूस होते हैं, और इनका डेरिवेटिव भी क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे कि हमारे पास कौन सा फंक्शन हमारे पास, देखो मैंने लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवा रखे हैं भाई, कि कौन सा क्वेश्चन हमारे पास डेरिवेटिव एक्सेप्टेबल होगा, कौन सा क्वेश्चन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ऐसे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ये हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपको भाई मेरी वीडियो अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।